हाँ सुनिए, मैं कह रहा था कि फिजिक्स में एंटर करने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल टूल्स। थोड़ा रेस्पॉन्स दीजिए, है ना। इसमें हम लोग वो सारा मैथमेटिक्स क्लियर करेंगे जो कम से कम आने वाले 1 सालों में, कम से कम का है, आने वाले 1 सालों में हम बोलेंगे। 2 साल का इरादा है क्या? नहीं ना। तो आने वाले 1 सालों में आपको फिजिक्स में कहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी हम फिजिक्स को किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में पढ़ते हैं। क्या? जैसे मान लो हिंदी पढ़ना होता है तो उसके लिए हम लोग देवनागरी यूज करते हैं, इंग्लिश हम लोग रोमन में पढ़ते हैं। फिजिक्स के लिए क्या लैंग्वेज यूज होता है? मैथ्स का। जैसे मान लो कि किसी ने पूछा कि बताओ ग्रेविटेशनल लॉ क्या है ना, तो अगर आपको शॉर्टकट में बताना होगा तो आप बता सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? m1 m2 फोर्स इनवर्स। ये सब क्या है? मैथमेटिक्स ही ना है, जिसमें आप बता रहे हैं कि दोनों मासेस को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? मैथ्स में पढ़ते हैं। अरे आओ भाई, हाँ ठीक है, अरे बोलिए। पूरा फिजिक्स जो है वो भरा हुआ है किससे? मैथ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जो होता है इट इज रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अच्छा, आपको पता है वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगी। तो फंक्शन दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप का रूल होता है। ठीक है, जिसमें इन विच वन इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट को हम लोग इनपुट भी बोलेंगे, एंड अदर टू बी डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। कौन बताएगा इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है? ठीक है ठीक है, एक साथ बताइए। 3 और 4 क्या है? कांस्टेंट है। x और y क्या है? वेरिएबल है। सही है। अच्छा, तो क्या आपको यहाँ दो वेरिएबल्स के बीच का कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है? एक रूल के तहत, जिसमें अगर हम x की जगह पे 1 रख दें तो आप बता सकते हैं क्या कि y इज इक्वल टू कितना होगा? कुछ भी होगा कि कोई एक फिक्स क्वांटिटी ही होगा, एक फिक्स चीज ही होगा, और वो कितना होगा? 7 होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस 4 कितना? 7 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर आप x की जगह पे 2 डालते हैं, y इज इक्वल टू कितना होगा? जल्दी जल्दी, हाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह पे अगर आप -1 डालते हैं, बताइए y इज इक्वल टू कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ x और y एक दूसरे से रिलेटेड है एक रूल के तहत। तो इसी रूल को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, इसमें से हम एक वेरिएबल को मानते हैं इंडिपेंडेंट और दूसरे को मानते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ जो स्वतंत्र है, जो अपनी मर्जी का मालिक है। अरे बोलो। लेकिन डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि जो किसी और पे निर्भर करता है। जैसे अगर हम लोग इसी क्लास की बात करें तो मैं लगभग कैसा इंसान हूँ? इंडिपेंडेंट कि डिपेंडेंट? तो लगभग मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरे गार्जियन अगर मुझको घर से बाहर निकाल देते हैं तो हमको खाने पीने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, होम ट्यूशन पढ़ा के भी मैं काम चला सकता हूँ। लेकिन तुम लोग कैसे हो? एकदम डिपेंडेंट हो। आज अगर तुमको घर से बाहर कर दिया जाए तो सोच में पड़ जाओगे, है कि नहीं? तो इसमें से एक वेरिएबल होगा डिपेंडेंट और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट वो होगा जिसकी जगह पे हम जो मर्जी डाल सकते हैं। तो बताओ इस एग्जाम्पल में हम किसकी जगह पे चीजों को डाल रहे थे? हम x की जगह पे चीजों को डाल रहे थे। कभी हमको मन किया 1 डाल दिए, कभी मन किया 2 डाल दिए, कभी मन किया -1 डाल दिए। इसका मतलब ये जो x है ये है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मन कर रहा है हम डाल ले रहे हैं। अरे बोलो यार। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट। और इनपुट का मतलब हुआ कि जहां हम चीजों को डाल रहे हैं। क्लियर है? लेकिन y के बारे में आपका क्या ख्याल है? y की जगह पे भी जो मर्जी आप लिख ले रहे थे क्या? जो मन किया यहाँ लिख लिए थे, जो मन किया था यहाँ लिख लिए थे? नहीं, y डिपेंड करता था इस बात पे कि हमने x की जगह पे क्या डाला है। अरे बोलो। अगर हमने 1 डाला है तो कंफर्म है कि ये 7 ही होगा। इसका मतलब ये y जो है ये कैसा वेरिएबल हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे क्या? आउटपुट। पूरा फिजिक्स फंक्शन है।
पूरे फिजिक्स में हमको हमेशा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन देखना होता है कि नहीं? ठीक है। एक और बात है, जरूरी है क्या कि हम x को ही इंडिपेंडेंट माने और y को ही डिपेंडेंट माने? अच्छा, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस 4 को हम उधर लेके चले जाएं तो 3x इज इक्वल्स टू y माइनस सॉरी 3x इज इक्वल्स टू y माइनस कितना 4, और फिर इस 3 को नीचे लेके आ जाएं तो इस केस में x इज इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना 3। अब हम चाहें तो y की जगह पे चीजों को डाल के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलिए, जैसे एक बात बताइए, y की जगह मैंने 7 डाला, y इज इक्वल्स टू मैंने कितना डाला 7 डाला, बताइए तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा? बोलिए 1 हो जाएगा। 7 माइनस 4 3/3 1 हो जाएगा। अब बताइए y की जगह पे हमको मन कर रहा है, कुछ भी मन बोलो, कोई नंबर बोलो, है 3 डाला, तो चलिए हमने y की जगह पे 3 डाला, तो बताइए x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? तो -1/3 आ जाएगा। क्या बोलते हो? तो तुम बताओ इस एग्जाम्पल में हम किसको इंडिपेंडेंट मान रहे हैं और किसको डिपेंडेंट मान रहे हैं? हम अब की बार y को इंडिपेंडेंट, हमको जो मन कर रहा है हम यहाँ पे डाल ले रहे हैं, लेकिन x जो है अब तो डिपेंडेंट हो गया ना। यहाँ x क्या लिखना था, इसके लिए आपको थोड़ा देर सोचना पड़ा, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ा। अरे बोलिए ना। तो अभी इसको हम मान रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑब्वियसली इनपुट। और तब हम इसको मान रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम बोलेंगे आउटपुट। इज इट क्लियर? यानी दोनों में से किसी एक को आपको मन करे तो इंडिपेंडेंट मान सकते हैं, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? अरे यार, यहां हमने किसको माना था? x को इंडिपेंडेंट, तो y अपने आप डिपेंडेंट हो गया। यहां हमने y को इंडिपेंडेंट माना था तो x अपने आप डिपेंडेंट हो गया। अरे बोलो, तो दोनों में से किसी एक को तुम इंडिपेंडेंट मान सकते हो, दूसरा अपने आप डिपेंडेंट हो जाएगा। बोलिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट हो जाए। माने हमको जो मन करे हम x की जगह पर डाल लें और जो मन करे y की जगह, ऐसा होगा क्या? मन कर रहा है कि x की जगह 1 है, y की जगह 75 डालने का, डाल सकते हो ही नहीं सकता है। तो दोनों में से कोई एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, आप अपने पेपर में देख लीजिए, ठीक ऐसे ही ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आगे बढ़े? अरे बोलिए, आपके पास पेपर है, आके ले जाइए। एक मिनट दोनों नीचे वाला भी ले लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए ठीक है, अब सुनिए। लेकिन जनरली जो होता है, जनरली अब जैसे मान लीजिए कि मैंने तुमसे कहा कि नाक पकड़ो, नाक पकड़ के दिखा, तो जनरली हम लोग ऐसे ही पकड़ेंगे। अब उसी में से कोई टेढ़ा मेढ़ा आदमी होगा जो इधर से ले जाकर पकड़ेगा। तो जनरली का मतलब हुआ कि 100 आदमी से बोलोगे तो कम से कम 95 आदमी जो काम करेगा उसको बोला जाता है कि ये जनरली हो रहा है। तो जनरली हम किसको इंडिपेंडेंट मानते हैं और किसको डिपेंडेंट मानते हैं? तो जनरली हम x को ही इनपुट मानते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम x की जगह पे चीजों को डालें और हमको y के रूप में चीजें मिले। तो वो चीज यहाँ लिखा हुआ है कि जनरली इन मैथ्स, कहाँ? मैथ्स, आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या? y एंड इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। कुछ फंक्शंस के एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। एग्जाम्पल है ये। इसको कौन सा फंक्शन बोला जाएगा? लीनियर फंक्शन। ये देखिए, आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अरे ऐसा ही ना होता था, याद है? हम लोग ऐसा बक्सा बना के इसका ग्राफ भी बनाया करते थे, ठीक है। तो ये है लीनियर फंक्शन, इसको हिंदी में हम लोग रैखिक फंक्शन बोल सकते हैं। पहचानने का तरीका क्या है? कोई भी फंक्शन कब लीनियर होता है? जब x का भी पावर मैक्सिमम पावर 1 हो और y का भी मैक्सिमम पावर 1 हो। इस केस में हम इसको लीनियर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपने फिजिक्स में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, जिसमें दो चीजें वेरिएबल है, एक तो फाइनल वेलोसिटी और एक क्या? टाइम। टाइम तो हमेशा ही वेरिएबल होता है, टाइम को आप कभी रोक नहीं सकते हैं। बाकी इनिशियल वेलोसिटी, ये u क्या है? और एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट होता है।
जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ने कहा कि इनिशियली एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, का मतलब हुआ इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हम इस ए की जगह पे क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। ए की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो मिला जुला कर बच्चों v इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस कितना 2t। अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे चाहें तो वेलोसिटी पता कर सकते हैं। जैसे बताइए तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, मैंने 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकंड होगी। 5 सेकंड के बाद कितनी होगी, 15। आप समझ रहे हैं, यानी यहाँ वेरिएबल ये फाइनल वेलोसिटी और ये क्या है, टाइम है। आप बताइए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, हाँ या ना। क्यों फंक्शन है, क्योंकि यहां भी हमको दो वेरिएबल्स के बीच का एक रिलेशन दिख रहा है। और ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है अगर इसको हमको बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा तो हमको लीनियर फंक्शन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि अगर कभी हमको उसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, चाहे इसमें से हमको कुछ वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अरे है कि नहीं, ठीक है, बारी बारी से हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू क्या, साइन है। पहले बताओ फंक्शन है कि नहीं, क्यों फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी हमको दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन दिख रहा है। इसमें भी हम x की जगह कुछ कुछ डालेंगे तो हमको y की जगह कुछ कुछ मिलेगा। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे या शायद पहले भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि किसी चीज को अगर u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे ऐसे तिरछा फेंकोगे तो तुम जानते हो कि इसका जो पाथ होता है वो कुछ ऐसा होता है। हाँ, तो ये कितने देर के बाद वापस जमीन से टकराएगा उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। बोलिए, तो क्या यहाँ पर जैसे डिफरेंट डिफरेंट थीटा पे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइम ना मिलेगा, तो अगर हम थीटा को वेरिएबल कर दे, जैसे 30 डिग्री पे जो हमको मिलेगा वो हमको 60 डिग्री पे नहीं मिलेगा। तो ये भी तो एक फंक्शन हो गया, लेकिन ये कैसा फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें ये यूज हुआ है। उसी तरीके से अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखते हैं तो आप बताइए ये एक फंक्शन है, हाँ, क्योंकि इसमें भी हमको दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन दिख रहा है। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। अब इसके लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नाम का आपने कुछ सुना है क्या, अरे बोलो ना। तो इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ u की जगह 4 रख लेते हैं, बोलिए ना, और आप a की जगह पे कुछ 10 रख लेते हैं, तो 10 बाई 2 कितना होगा, 5 होगा। तो ऐसा 5t स्क्वायर, सॉरी यहाँ t भी तो है। तुम बताओ क्या ये एक फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमको ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। जैसे मैं पूछूं कि बताओ t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप यहाँ पे 1 डाल लेंगे, कितना 9 मीटर। और 2 सेकंड पे बताइए 28 मीटर, 28 मीटर आ रहा है, ये भी एक फंक्शन है। तो इसमें दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कैसा फंक्शन है बताइए, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ देखिए मैथ्स वाले लोग x को वैल्यू देते हैं, समझ रहे हो, हम लोग x को वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग किसको वैल्यू देते हैं, टाइम को, हमारे लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स वाला सब x के पीछे पड़ रहा। हाँ सुनो, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सही है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम लोग। ये log x का नाम आपने सुना है क्या, 10th क्लास तो खैर हमने नहीं सुना था, लेकिन 11th क्लास में ऑब्वियसली आपको सुनना पड़ा होगा। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में, अच्छा इसमें कोई ऐसा है जो अभी अपीयरिंग 12th में हो, 12th अभी देने वाला हो, सब पास आउट हो ना, हाँ ठीक। तो अगर 12th क्लास का कुछ याद होगा तो अभी ताजा ताजा तुम लोग पढ़ रहे होगे, रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला होता है, टी हाफ होता है, किसी को याद है तो बताओ। ln2 बाई लैम्डा करके ऐसा कुछ होता है जा। तो ln2 एक्चुअली कुछ और नहीं, वो log 2 टू द बेस e होता है। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, हमको हर फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और डिवाइडेड बाई ऐसा कुछ लैम्डा होता है,
आप समझ रहे हैं? तो मिला जुला के ये एक टाइप का मतलब लॉग तो आ ही गया ना, हालांकि फंक्शन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन लॉग भी हमको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बोला जाता है लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। एक होता है जिसमें बेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, अब पावर वेरिएबल हो जाएगा। अरे यार इसमें क्या था, बेस वेरिएबल था लेकिन पावर कांस्टेंट था। टू कांस्टेंट चीज है, यहां भी पावर कितना है, 1 है, तो कांस्टेंट चीज है। लेकिन यहां बेस कांस्टेंट होगा और पावर वेरिएबल हो जाएगा। बोलिए, तो ऐसा कुछ होता है। इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको आगे चल के मिलेगा। एक होता है जिसको बोला जाता है मॉडुलस फंक्शन, और उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वांटिटी होता है उसके बगल में ऐसा 2 लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 लाइन खींचा हुआ है इसी को क्या पढ़ा जाता है, मॉडुलस। लेकिन शॉर्टकट में हम इसको बस मॉड कहते हैं, और हम इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे? और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर आप कुछ भी रखिएगा ना, हाँ वो नहीं, पॉजिटिव बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अब कौन इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि मैंने क्यों कहा कि पॉजिटिव होना बोलना गलत हो जाएगा? नॉन नेगेटिव मैंने क्यों बोला? क्योंकि बाबू 0 एक कैसा नंबर है? 0 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? तो दुनिया में देखो 3 टाइप के नंबर होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव नंबर्स, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और एक होता है 0। तो 0 को ना ही हम पॉजिटिव लेते हैं ना ही नेगेटिव लेते हैं। तो बाबू इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है, 0 और पॉजिटिव हो सकता है। अरे भाई, जैसे मान लो तुमने 4 लिखा ना अंदर में, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। लेकिन अगर तुमने -4 लिखा है तो इसका आंसर भी 4 ही होगा। और अगर तुमने अंदर में 0 लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है। आप समझ रहे हैं? मतलब समझिए ना, नेगेटिविटी को अगर हम लोग पाप समझ लें तो ऐसा समझिए कि ये पाप धो देता, गंगा की तरह है ये। कोई अगर अच्छा आदमी नहा के बाहर निकलेगा तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन बुरा आदमी भी अगर नहा के बाहर निकला तो वो भी, ये बहुत बेकार बात है, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं होता। अभी ना कि मर्डर ऑर्डर कर क्या नहा के आ जाना है, कोर्ट में जाके बोलना कि हम तो गंगा नहा के आ गए हैं ना, तो हमको माफ कर दिया जाए, ठीक है। तो ये किसी भी चीज को क्या बना देता है, नॉन नेगेटिव बना देता है, नेगेटिविटी खत्म कर देता है ये, ठीक है। और ये भी खूब यूज होने वाला फंक्शन है, ठीक। अब सुनिए, ये सब क्या थे, कुछ फंक्शंस के एग्जाम्पल थे। मैं चाहूं तो अभी और भी ढेर सारा फंक्शन लिख सकता हूं, इसमें मैथ से तो कोई नहीं है, अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, बहुत सारा और भी होता है। लेकिन हमारे फिजिक्स के लिए इतना काफी है, बाकी सारा कोई फंक्शन हमको यूज में नहीं मिलेगा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। सवाल ये है कि एक फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है? आप मेरा सवाल समझ पाए क्या? जैसे मैं कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, चाहे y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, चाहे मैं कहूँ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये सब क्या है? ये सब क्वाड्रेटिक फंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है ना कि हम इन सब को चाहें तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ओ माय गॉड, तो यहां बताओ, तो अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना चाहे तो a कितना है, 1 है, b कितना है, -2 है, c कितना है, 5 है, इसमें a -3 है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जनरल फॉर्म वो होता है। ठीक उसी तरीके से ये सब फंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो बाबू जनरली अ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू fx। कैसे बोलो? y इज इक्वल्स टू fx, और इसको पढ़ा जाता है y इज द फंक्शन ऑफ क्या ए। और कम दाम में बोलना चाहते हो अगर इसको, तो बोल देना कि हियर y डिपेंड्स अपॉन क्या। कहने का मतलब है कि ये चीज होता है इनपुट। अरे बोलो ना, तो इनपुट का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही ना हो गया, और ये चीज होगा क्या बताओ, आउटपुट। बहुत बढ़िया। और आउटपुट का मतलब कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, y डिपेंड्स अपॉन x। अब सुनिए, ये जो fx है ये सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है।
ये मन करेगा तो 3x प्लस 4 हो जाएगा। अब आप बताइए, अगर मैंने fx की जगह पे 3x प्लस 4 लिख दिया, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर मैंने fx की जगह पे कितना लिख दिया, 3x प्लस 4 लिख दिया, तो आपको नहीं लग रहा है कि y बराबर 3x प्लस 4 तुमको ये मिल जाएगा? हे भगवान, अरे यार, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। तो कभी मन कर रहा था तो a की जगह पे हम लोग 1 रख ले रहे थे, b की जगह पे 3 रख ले रहे थे। तो वैसे ही अगर fx की जगह पे हमने 3x प्लस 4 लिख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको ये मिल जाएगा। अब मन करेगा तो fx की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, sin x लिख लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। तो डिफरेंट सिचुएशन में fx कुछ भी हो सकता है। कहीं वो 3x प्लस 4 हो सकता है, तो कहीं वो sin x हो सकता है, कभी वो log x भी हो सकता है। अरे बोलिए बोलिए, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? लेकिन हर सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए कि अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, चाहे y इज इक्वल टू इतना है, y इज इक्वल टू इतना है, क्या हर सिचुएशन में y डिपेंड्स अपॉन x है? ये इतना ढीला रेस्पॉन्स तुम लोग कह देता है। हर सिचुएशन में y इज इक्वल टू, सॉरी, y डिपेंड्स अपॉन x है, यानी हर सिचुएशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कितना, fx। बस इस सिचुएशन में fx है 3x प्लस 4, इस सिचुएशन में fx कितना है, sin x है, इसमें x स्क्वायर माइनस 5। आप समझ रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई सर्कल है और मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके तुमसे कहा कि बताओ इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, इसकी परिधि कितनी होगी। क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या आप 2 पाई आर बोलना चाह रहे हैं? मैं कहूं गलत है तो क्यों गलत है? मैं कहता हूं 2 पाई आर इसका सर्कमफेरेंस नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया है कि इसका रेडियस आर है। हो सकता है मेरा मन हो इसका रेडियस ए देने का, तो क्या 2 पाई आर होगा? तो उस केस में 2 पाई ए होगा। मेरा मन है कि मैं रेडियस हाथी बोल दूं, इसका रेडियस हाथी है, तो 2 पाई हाथी होगा। यानी कि आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि पहले तो सर ये बताइए कि इसका रेडियस कितना है। मैं बोलूंगा क्यों रेडियस पूछ रहे हो, तो तुम बोलोगे सर क्योंकि सर्कमफेरेंस रेडियस पे डिपेंड करता है। का मतलब हुआ कि सर्कमफेरेंस इज द फंक्शन ऑफ क्या, रेडियस। जाइए समझ में आया क्या तुमको? और यहाँ कौन बताएगा एफ आर की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई आर होगी। ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने तुमसे कहा, ठीक है, रेडियस मान लो आ रही है, मैंने तुमसे कहा कि अब तुम इसका एरिया बताओ कितना होता है। तब एक बार फिर तुम मुझसे क्या पूछोगे? रेडियस पूछोगे। और मैं बोलूंगा कि तुम मुझसे रेडियस क्यों पूछ रहे हो, तो क्या बोलोगे? क्योंकि सर इसका एरिया भी रेडियस पे डिपेंड करता है। आप पहले रेडियस बताइए। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए, आप कहना चाह रहे हैं कि एरिया इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ क्या? आप समझ रहे हैं? हाँ, एरिया इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आर। और यहां पर आप बता सकते हैं एफ आर कितना होगा, तो यहाँ पाई आर का। तो देखा आपने, यहाँ एफ आर कुछ और था, यहाँ एफ आर कुछ और है। लेकिन दोनों केस में, सर्कमफेरेंस की बात करें चाहे एरिया की बात करें, दोनों केस में ये किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पर। ठीक, तो लगे हाँ, तो अगर ये सब नहीं याद होगा ना तो याद भी करते रहना कि सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है और एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, अगर हम स्फेयर की बात करें तो पहले ही बताओ, सर्कल में और स्फेयर में तुमको अंतर समझ में आता है? दोनों तो गोल ही होता है। बोलो ना, मम्मी की रोटी गोल गोल, धरती भी तो गोल गोल होता है, लड्डू भी तो गोल गोल होता है। सबके लिए हम गोल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन सर्कल में और स्फेयर में अंतर होता है। ये आपको पता है? क्या अंतर होता है? सर्कल एक चिपटा स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। रोटी जो है वो क्या है? सर्कुलर है। चूड़ी क्या है? सर्कुलर है। लेकिन स्फेयर जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D ऐसा होता है। बताइए हमारी धरती कैसी है? अब हालांकि अब उतना भूगोल में मत जाओ, लेकिन लगभग कैसा है? स्फेरिकल है। सूरज स्फेरिकल है, लड्डू स्फेरिकल है। बोलिए, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब क्या है? सब स्फेरिकल होता है। ठीक, अब नहीं है मेरे अंदर औकात कि मैं अब ये चीज़ ड्रॉ कर सकूं। मान लेना कि ये स्फेयर है, क्या ये भी ड्रॉ हो जाएगा? क्या ये भी ड्रॉ हो जाएगा? उसके लिए 3D पेन लाना पड़ेगा। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होता है, तो बता सकते हो? बता सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको मुझसे रेडियस पूछना होगा। और तुम बोलोगे क्योंकि सर इसका एरिया डिपेंड्स अपॉन रेडियस, यानी एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। और यहाँ पे एफ आर की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर।
याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार जो चीज़ यहाँ हो जाए वो आपको अब याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। हाँ, मैंने बोला कि बताओ वॉल्यूम कितना है, तो एक बार फिर तुम मुझसे क्या पूछोगे, रेडियस पूछोगे। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ क्या, हाँ बहुत बढ़िया रेडियस। लेकिन यहाँ पर एफ आर की वैल्यू कितनी होती है, तो 4/3 पाई आर क्यू, ऐसा होता है। तो आपने देखा कि इन चारों सिचुएशंस में चीज़ें रेडियस पे डिपेंड तो कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, और यहाँ पर कुछ और है। क्लियर है? अरे बोलिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन लिखा है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम यहाँ जनरलाइज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ क्या, टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है, एक बार झांक के देखिए, ये सारा चीज उसमें लिखा होगा। किसको नहीं मिला है, यहां से आके ले जाइए। एक नीचे वाला भी है, ठीक है। सुनिए, आगे बढ़े। अब देखिए फंक्शन को हम एक आटा चक्की वाली मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। आटा चक्की वाला मशीन देखा है आपने, ऐसा ही होता है, जिसमें ऊपर से हम कुछ डालते हैं तो इधर से कुछ निकल, तो जाहिर सी बात है इसमें दो होल है, एक ऊपर बड़ा वाला है और एक नीचे छोटा वाला। इसमें से एक इंडिपेंडेंट होल है और एक डिपेंडेंट होल है। बताइए कौन इंडिपेंडेंट है? ऊपर वाला, हमको जो मन करेगा हम डाल देंगे। लेकिन इधर से क्या निकलेगा ये डिपेंड करता है कि ऊपर से आपने क्या, बोलो ना। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट होल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इनपुट, और अभी मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो हम इसको आजकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। एक्स की जगह पे ही ना हम चीजों को डाल रहे हैं। चलिए ठीक है, और इधर से आउटपुट होगा, बोलो जल्दी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आउटपुट, इसको हम डिपेंडेंट होल बोल सकते हैं, और इसको आजकल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई से। और यही होता है रे बच्चों एफ एक्स। यही क्या होता है? अब जैसे मान लो कि एफ एक्स जो है वो 3x + 4 है, कितना है? तो तुमने इधर से 1 डाल दिया, तो इधर होगा कैलकुलेशन अपना, पिसाएगा अंदर ही अंदर, और इधर से क्या बाहर निकल जाएगा, 7 बाहर निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्लियर है? लेकिन सुनिए एक मिनट, ये इंडिपेंडेंट होल है, हमको जो मन करेगा डाल सकते हैं, लेकिन सही में जो मन करेगा डाल देंगे क्या? मेरा घर बन रहा है, बालू कम पड़ गया है लेकिन पत्थर है, तो एक बोरा पत्थर ले जाके देंगे, बोलेंगे थोड़ा पीस के इधर से बालू निकाल दो, वो निकाल सकता है? पता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि ये जो मशीन है वो पत्थर के लिए डिफाइंड, उसके लिए दूसरा मशीन आता है, होता है क्रशर वगैरह जो, लेकिन ये उसके लिए डिफाइंड नहीं है। मान लो आज हमको तुमको जूस पिलाने का मन करे, लेकिन मान लेना है बस, ठीक है। हाँ। अब मैं एक बोरा ले जाकर संतरा दे बोलूँ कि उधर से जूस निकाल दो, निकाल देगा क्या? वो बोलेगा ये मशीन उसके लिए भी डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि भले हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन डाली गई चीजों की वैल्यूज लिमिटेड होंगी। हम गेहूं डाल सकते हैं, इधर से आटा निकलेगा, चावल डाल सकते हैं, चावल का आटा निकलेगा। बोलिए, हम धनिया डालेंगे तो धनिया पाउडर निकलेगा, हल्दी डालेंगे हल्दी पाउडर निकलेगा। अरे बोलो ना, बहुत बढ़िया। ठीक उसी तरीके से अगर हम कुछ भी डाल नहीं सकते हैं तो कुछ भी निकल भी तो नहीं सकता है। जब हम पत्थर डाल नहीं सकते हैं तो वैल्यू निकल नहीं सकता है। तो डाली गई चीजों की वैल्यूज भी लिमिटेड होती है और निकलने वाली चीजों की वैल्यूज भी लिमिटेड होती है। तो जिन चीजों को हम डाल सकते हैं उसको बोला जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं? यानी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड क्या? डोमेन ऑफ द फंक्शन। अरे बोलो यार। और जो चीजें मिल सकती हैं हमको, अरे जो भी आउटपुट हमको मिल सकता है उसको बोला जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ द फंक्शन। तो बताइए, अगर ये एक आटा चक्की की मशीन है तो इसके डोमेन में क्या क्या आएगा? गेहूं आएगा, चावल आएगा, धनिया आएगा, हल्दी आएगा, मिर्चा आएगा, कोई भी सूखा अनाज, पत्थर इसके डोमेन में आएगा, कोई फल इसके डोमेन में आएगा, कोई नहीं आएगा। अब बताइए इसके रेंज में क्या क्या आएगा? चावल का आटा, गेहूं का आटा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। चना डालोगे तो अगर भुजा हुआ चना रहेगा तो सत्तू, और कच्चा चना रहेगा तो बेसन इसके रेंज में आएगा। आप समझ रहे हैं? इसके रेंज में जूस नहीं आएगा, बालू नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से हर मैथमेटिकल फंक्शन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको फिजिक्स में जरूरत है ना। ऐसे में देखा जाए तो फंक्शन तो 1.5 महीना पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये लिखा हुआ है एक्स, और इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू।
ऐसा ब्रैकेट देके 2,10 लिखा है, यहाँ भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है और यहाँ भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। अंतर है तो बस ब्रैकेट के शेप में। इसको हम लोग बोलते हैं छोटा वाला स्मॉल ब्रैकेट ना जी, इसको बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। इसको हम लोग मझिला ब्रैकेट या चाहे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये तीनों सेम ही बात कहना चाह रहा है क्या? क्या लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है कि सर तीनों तो सेम ही बात कहना चाह रहा है, बस सर डिजाइन का अंतर है? अरे बोलो ना सर, खाली कपड़ा चेंज कर लिया, बाकी आदमी सर वही है। कितने लोगों को लग रहा है? आपको लग रहा है? लगे तो हाथ उठाइए, ठीक है, ऐसा कुछ बेइज्जती यहाँ नहीं होने वाला है। हाथ उठाते हैं तो लगता है कि आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? सब अलग अलग बात कहना चाह रहे हैं, तो कितने लोग बताएंगे कि क्या अलग अलग बात कहना चाह रहा है? हाथ उठाइए, तुम बताओगे, बोलो। हाँ, नहीं नहीं वो, हाँ हाँ हाँ, अरे यार मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना। हम्म, हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, बैठिए, सुनिए, बैठ जाइए, ठीक है, मैं बताता हूँ। इसका मतलब हुआ, अगर ये छोटा वाला ब्रैकेट आपको मिले ना, तो इसका मतलब हुआ 2 और 10 के बीच में। यानी हम लोग लिखेंगे x कैन बी एनीथिंग, या x बिलोंग्स इन बिटवीन, क्या लिखेंगे? इन बिटवीन 2 एंड 10। अब मतलब समझाता हूं। मैंने कहा इसके और इसके बीच में जितनी उंगलियां हैं उनको मोड़ दीजिए। बताइए मैं कितनी उंगलियां मोड़ूंगा? तो इसके और इसके बीच में यही तीनों ना है, तो यही 3 मोड़ा जाएगा। यानी हमको इसको और इसको कंसीडर नहीं करना है। यानी हमको 2 से बड़ा लेना है और 10 से छोटा लेना है, लेकिन हम 2 और 10 नहीं ले सकते हैं। इसको मैथमेटिकली अगर लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं x छोटा होगा 10 से और बड़ा होगा किससे? 2 से। इज इट क्लियर? बताइए क्या x 1 हो सकता है? नहीं नहीं, 2 से तो बड़ा होना चाहिए ना, तो x 1 नहीं हो सकता है। बताइए x 2 हो सकता है? और 2 भी नहीं होगा। लेकिन बताइए 3 हो सकता है? 3.5, 3.9, ये सब हो सकता है। 9.9 हो सकता है? 9.99999999999 हो सकता है? 10 हो सकता है? नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स, बिलोंग्स समझ लेना, ये बिलोंग्स लिखा हुआ है, ठीक है, बिलोंग्स फ्रॉम 2 टू 10, 2 से लेके 10 तक। अब मैंने कहा यहां से लेके यहां तक जितनी उंगलियां हैं मोड़ दीजिए। कितनी उंगलियां मोड़ी जाएंगी? और वो बीच वाला 3 को तो मोड़ा ही जाएगा, लेकिन अब इसको इसको भी तो मोड़ना होगा। अरे बोलो यार, सारा मोड़ दिया मैंने। का मतलब हुआ x जो होगा 10 से छोटा और 2 से बड़ा तो होगा, लेकिन 2 और 10 के बराबर भी होगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब होता है कि x या तो 2 होगा और ना तो 10 होगा। का मतलब हुआ, मैंने कहा इसको और इसको मोड़ दो जा। समझ में आया? ठीक है, देख लीजिए आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। लिखा है? आगे बढ़े? चलिए ठीक है, सुनिए। अब हम कुछ फंक्शंस के डोमेन और रेंज देखेंगे। डोमेन का मतलब हुआ x की पॉसिबल वैल्यू, और रेंज का मतलब हुआ y की पॉसिबल वैल्यू। तो हम ना 3 चीज चेक करेंगे। एक चेक करेंगे कि हम पॉजिटिव चीज रख सकते हैं कि नहीं, एक चेक करेंगे कि हम नेगेटिव चीज रख सकते हैं कि नहीं, और एक चेक करेंगे कि हम 0 रख सकते हैं कि नहीं। आप बताइए, क्या हम x की जगह पे कोई पॉजिटिव चीज रख सकते हैं? क्या 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 मॉड के अंदर 4 डिफाइंड चीज है? एकदम है, इसका आंसर आता है 4। क्या हम कोई नेगेटिव चीज रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं, आंसर आता है 4। क्या हम 0 रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं, आंसर आता है। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अरे भाई, हम सारा नेगेटिव चीज रख ही ले रहे हैं, सारा पॉजिटिव रख ही ले रहे हैं, 0 भी रख ले रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू क्या? सारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। चाहे मन करे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू क्या? तो तुमको नहीं लग रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स आ जाएंगे? लेकिन एक सवाल है, ये मैंने छोटा वाला ब्रैकेट ही क्यों लगाया है, बड़ा वाला क्यों नहीं लगाया? बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देने का मतलब हुआ कि वो चीज इसके इक्वल हो सकता है। दुनिया में कुछ भी इनफाइनाइट के इक्वल
नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए जब भी इनफाइनाइट आएगा वहां हमेशा क्या लगता है, छोटा वाला ब्रैकेट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप बताइए, x की जगह पे तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या y के रूप में हमको कुछ भी मिल जाएगा? मतलब मॉड x का आंसर ही ना y है। मॉड x का आंसर नेगेटिव होता है? नहीं होता। पॉजिटिव होता है? अरे मॉड x का आंसर पॉजिटिव होता है? हाँ होता है। अरे पॉजिटिव ही तो होता है, लेकिन जीरो भी हो जाता है। तो मिला जुला के हम लोग जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, यानी हम बोलेंगे y बिलोंग्स फ्रॉम जीरो टू क्या। अच्छा एक बात है, ये मैंने क्या कर दिया, इधर मैंने बड़ा वाला और इधर छोटा वाला, तो हमको समझ में नहीं। हमको जीरो को कंसीडर करना है, जीरो होगा और जीरो से बड़ा सब तो होगा ही, लेकिन जहां इनफाइनाइट आता है वहां कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता, वो छोटा वाला ब्रैकेट ही लगेगा। क्लियर है ये? अच्छा स्पीड ज़्यादा नहीं ना है, स्पीड ऐसा ही रहेगा। देखिए एक्सेलरेटर मेरे हाथ में है, लेकिन ब्रेक जो है वो आपके पास है। देख लो इसको, पहला दिन ही सब लेट से आ रहा है। ये सब सोच रहा होगा कि नाश्ता उस्ता का टाइम हो गया है ना। ठीक है, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जीरो को कंसीडर करना है, लेकिन कोई भी चीज इनफाइनाइट से तो छोटा ही होता है, कोई भी चीज इनफाइनाइट के बराबर नहीं। अगर इनफाइनाइट के बराबर हो गया तो फिर वो इनफाइनाइट रहेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल है, रूट अंडर 4 कितना होता है? और जो लोग मुझसे पहले पढ़े हुए हैं शांत रहेंगे बस। हाँ, रूट अंडर 4 कितना होता है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ, बहुत बेसिक सवाल है ये तो, पांचवा छठा में आप शायद पढ़े होइएगा। रूट अंडर 4 कितना होता है? +-2। चलिए, हमको तो डाउट था कि पता नहीं आपको पता भी है कि नहीं। बैठिए। और कितने लोगों को लग रहा है कि रूट अंडर 4 +-2 होता है? मतलब लग रहा होगा तो हाथ उठाओ। ठीक है, किसी को डाउट नहीं ना इसमें? ये हमको समझाना नहीं ना पड़ेगा? अरे बोलो ना कि नहीं समझाना पड़ेगा। रूट अंडर 4 +-2 नहीं होता है। रूट अंडर 4 सिर्फ 2 होता है। रूट अंडर 4 सिर्फ 2 होता है। बताइए ये आपको पचा क्या? पच गया? अरे जबरदस्ती कुछ ठूस लोगे तो पच थोड़े जाता है। नहीं पचा होगा, और शायद आप मानने को भी तैयार नहीं होंगे। अगर मैंने मौका दे दिया तो शायद तुम लड़ भी लोगे कि सर आज तक हम पढ़ते हैं रूट अंडर 4 +-2 होता है, आप बोल रहे हैं खाली 2 होता है, हैं? लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि रूट अंडर 4 सिर्फ कितना होता है। अभी थोड़ी देर के लिए मानिए, मैं अभी हाजमोला दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, पचा के ही जाइएगा। ठीक है, लेकिन एक और सवाल मैं पूछ रहा हूं, अगर x² = 4 है तो बताओ x = कितना होगा? +-2 की सिर्फ 2? +-2? क्या बात करते हो? ये स्क्वायर इधर जाएगा क्या बनेगा? रूट बनेगा? अरे बोलो ना। और स्क्वायर जाके अगर उधर रूट बन जाता है, और सर आपने तो अभी बताया रूट अंडर 4 सिर्फ 2 होता है, तो इसका आंसर तो 2 होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं, ये भी मैंने ही कहा है, और अभी भी मैं ही कह रहा हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो आता है +-2। अभी तो भयंकर कंफ्यूजन से झूल रहे होगे कि क्या सर आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे थे, बकवास करने लगे हैं। क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है और रूट अंडर 4 आप बता रहे हैं 2 होता है, फिर कह रहे हैं कि ना इसका आंसर +-2 होगा। ठीक है, तो सुनिए, मैंने दोनों बातें बिल्कुल सही बताई है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। रूट अंडर 4 सिर्फ कितना होता है? 2। लेकिन अगर x² = 4 है तो x = कितना आएगा? +-2। इसका मतलब हुआ कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है ना। गड़बड़ ये है कि स्क्वायर को इधर ले जाके रूट बना देना सिर्फ एक मैथमेटिकली रॉन्ग प्रोसेस होता है, ये एक गलत प्रोसेस है। ठीक है, हाँ इसको हम सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आप जो ये पहले किया करते थे ना कि स्क्वायर को इधर ले जाके रूट लिख देते थे, ये क्या है? एक गलत प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस ही गलत है। तो सवाल है कि इसका सही प्रोसेस क्या होगा? तो सही प्रोसेस है कि आप इस 4 को ले आइए इधर, दिस विल बिकम x² - 4 = कितना? 0। आप इसको लिखिए x² - 2 का स्क्वायर। अरे बोलो यार, a² - b² कितना होता है? a + b × a - b। अब ऐसा फॉर्मूला में दिक्कत नहीं ना है? हाँ ठीक है, तो a + b का मतलब हुआ x + 2 और a - b का मतलब हुआ x - 2 = 0। अब इस पूरे को 0 होना है तो यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप इस चीज को 0 कर दीजिए, 0 × समथिंग कितना?
अन्ना तो आप इस चीज को जीरो कर दीजिए। माने हाथी इंटू घोड़ा अगर जीरो है तो या तो हाथी जीरो होगा, नहीं तो दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि आइदर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट माइनस टू एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट प्लस टू। इसका सही आंसर है प्लस माइनस टू। ठीक है, अरे बोलिए। तो सवाल है कि क्या सर अब आज के बाद से ऐसा पूछेगा है तो हम वही सब तामझाम करेंगे? इतना फुर्सत है तो नहीं करेंगे। हम लोग ना शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट ये है कि स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना देंगे। फिर बोलोगे सर आप अभी मना किए थे कि ये गलत है। बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर आपको स्क्वायर को इधर ले जाके रूट बनाना है तो आपको सामने में लिखना होता है प्लस माइनस जा और फिर रूट अंडर फोर। और सुनो एक मिनट, इधर इसका आंसर क्या आएगा? तो क्या ये प्लस माइनस इस वजह से आया है कि रूट अंडर फोर प्लस माइनस टू होता है? ये इस वजह से आया है कि हमने स्क्वायर को इधर ले जाके रूट बनाया है। बाकी रूट अंडर फोर कितना होता है? रूट अंडर फोर कितना होता है? बस टू होता है। इज इट क्लियर? तो रूट अंडर फोर सिर्फ कितना होता है? टू। अब आइए इसको क्लियर करता हूं। सुनो, ये बताओ कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मिला है क्या आपको जिंदगी में कभी? ऐसा मिला है? मास्क क्यों लगाई हो? पॉल्यूशन की वजह से। देखो 4 एसी चल रहा है, पॉल्यूशन तो इस रूम में नहीं है ना। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों से इस गलती की उम्मीद नहीं है। आप जो सांस छोड़ते हैं, एसी से प्रॉब्लम है? अच्छा तो बंद कर दूं क्या मैं? देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि नहीं आप अनकंफर्टेबल है तो लगा लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो ये जो मास्क है वो उतना टाइम नहीं देगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए। उतनी देर में हम वापस से सांस ले लेंगे। क्या बोलते हो? तो जो सांस हमने छोड़ा है, मतलब हमको लग रहा है 50 से 60% तो फिर वही हम अंदर ले लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो है ना, तो ब्लड में सही में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, हमारा नाक हैबिचुअल है इस एनवायरनमेंट में सांस लेने के लिए। सामने में कपड़ा लगा दीजिएगा तो ठीक है। रोड पे आप घूम रहे हैं तो ठीक है, रोड पे पॉल्यूशन ज़्यादा है तो आप वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन क्लास में कोशिश करिए कि मत लगाइए। अदरवाइज आप लगा सकते हैं, है ना? बुरा नहीं ना लगाए। हाँ ठीक। इसको क्या पढ़ा जाता है ये बताओ पहले। नहीं मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे? हैं? भूल गया है? हैं? कब 12th किए हो? इसी साल किए हो? अच्छा, नीट का एग्जाम दिए थे? अच्छा, मतलब पहला अटेम्प्ट है तुम्हारा। ठीक। हाँ सुनो, इसको क्या पढ़ा जाता है आपको पता है? ये अच्छा पहले तो मैं बता दूं, ये n लिखा हुआ है, इसको हम रूट बोलते हैं, और ये x है। क्या हम इसको n रूट x पढ़ते हैं? n रूट x? नहीं n रूट x का तो मतलब ये हो गया, n रूट x तो ये हो गया n रूट। इसको पढ़ा जाता है nth रूट ऑफ x। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ा जाता है nth रूट ऑफ क्या? x। और इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/n। तो आप बता सकते हैं कि इसको आप क्या पढ़िएगा? क्या पढ़िएगा? इसको पढ़ा जाएगा 5th रूट ऑफ, और इसका मतलब होगा x टू द पावर 1/। देखो ये सब बहुत बेसिक चीज है। हाँ बोलो, इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? 3rd रूट ऑफ x। बिल्कुल गलत नहीं है, आप एकदम सही हैं। 3rd रूट ऑफ, और इसका मतलब होगा x टू द पावर 1/। लेकिन इसका एक और प्यारा सा नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ क्या? x। हाँ ठीक है, मतलब 3rd रूट ऑफ x भी बोल सकते हो, मन करे तो क्यूब रूट ऑफ x भी बोल सकते हो, और इसका मतलब होगा x टू द पावर 1/3। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मिलता होगा उसमें यहाँ कुछ लिखा ही नहीं रहता होगा। जैसे अभी मैंने बोला ना रूट अंडर 4 कितना होता है, तो कहाँ इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे? तो क्या छुपा हुआ होता है यहाँ? 1 छुपा है। यहाँ पे छुपा होता है 2, यहाँ पे छुपा होता है 2, और इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो कहने को तो हम इसको सेकंड रूट ऑफ x भी तो बोल सकते हैं। अरे ये 5th था, ये 3rd था, तो ये सेकंड है। कहने को हम इसको सेकंड रूट ऑफ x बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक और प्यारा सा नाम है स्क्वायर।
स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, और इसका मतलब हो जाएगा x टू द पावर 1/2। क्लियर है? तो सुनिए, ये चीज तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि रूट अंडर x का मतलब x टू द पावर 1/2 होता है। सुन रहे हो? देखो बाबू, जिस दिन सुनिए, हाँ मैं ये कह रहा था कि रूट अंडर x का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर 1/2। ठीक है? देखिए, जिस दिन आप घूंघट उठा देंगे ना, उस दिन आपका पावर आधा हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, तो रूट हटते ही पावर कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। अब आओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका आंसर सिर्फ 2 ही क्यों था। पहले तो तुम ये बताओ कि 4 कैसी चीज है, कांस्टेंट की वेरिएबल। 4 का मतलब 4 होता है, 4 कभी ये नहीं हो सकता है, कभी ये नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया में कहीं जाओगे 4 का मतलब 4 ही होगा। कांस्टेंट चीज है। कांस्टेंट का मतलब हुआ इसकी बस एक ही वैल्यू होगी। अगर 2-4 वैल्यू होने लगे तो वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो फिर वो वेरिएबल ना होगा। तो इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, वो 4 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 2 कैसी चीज है? कांस्टेंट की वेरिएबल? 2 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अरे 2 कांस्टेंट, अरे वेरिएबल एक्स वाई जेड ये सब ना होता है, 2 कांस्टेंट है। याद रखना, 2 कांस्टेंट लोगों के बीच का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा एक कांस्टेंट रिजल्ट देगा। आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता है। आप बाबू 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 ही मिलेगा। आप 4 में से 2 माइनस करिए, आप समझ रहे हैं? तो 2 कांस्टेंट लोगों के बीच में होने वाला कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको एक कांस्टेंट रिजल्ट ही देता है। वो कभी एक से ज्यादा रिजल्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बस 16। अब तुम बताओ 4 क्या है, और बताओ 1/2 क्या है? अरे हाफ भी तो कांस्टेंट ही ना है। तो यहां पर कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट हमको एक कांस्टेंट रिजल्ट दे रहा था, तो यहां पर भी तो कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट ही ना है। तो इसका कितना आंसर होना चाहिए, क्या लग रहा है? पहले तो ये बताओ कि ये एक कांस्टेंट चीज है कि नहीं, और कांस्टेंट का बस एक ही आंसर होता है, नॉट 2 आंसर। तो बाबू इसका आंसर जो होता है, 1 मिनट रुक जाइए, आंसर पर आएंगे, पहले इसी को लिखा जाता है √4, और इसका बस एक ही आंसर होगा, एंड दैट विल बी 2। तो वो आपके मन का भ्रम था कि √4 होता है ±2। आप समझ रहे हैं? तो इस लेवल पर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। मैंने कोई बहुत भारी चीज था क्या? लेकिन देख लो क्या हाल था तुम्हारा, इसमें सिर्फ 2 होता है। ये आगे बढ़ सकते हैं? तो बताओ √9 कितना होता है? सिर्फ 3 होता है। क्लियर है? हाँ, और प्लस माइनस कब आता है? जब हम स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बनाएंगे तब प्लस माइनस आता है। क्लियर है? चलिए, यहां पे 2 आंसर इसलिए आया था ना, क्योंकि यहां जैसे यहां पर तो तुमसे पूछा था कि √4 कितना होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू पूछी थी, तो 2 होता है। बोलो यार। हाँ, तो ये होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये थोड़े पूछ रहा है कि √4 कितना होता है, ये पूछ रहा है किस चीज का स्क्वायर 4 होता है। तो किसका स्क्वायर 4 होता है? 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी। इसीलिए 2 का आंसर है इसका। पिछली बार एक कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा था, अब की बार एक देन फाइंड द वैल्यू, एक वेरिएबल का वैल्यू पूछ रहा है, और वेरिएबल का 2 को क्या 75 को वैल्यू पॉसिबल है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें से कुछ लिखना चाहेंगे क्या? ये चीज तो मैंने वहां लिखा होगा, देखो ना। अब ये क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर सिर्फ कितना होता है। बाकी ये सब तो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बेसिक बात समझ रहे हो ना? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुनिएगा, अगला फंक्शन है y = √x। क्या है? y = कितना? रूट है। हमको पता करना है कि हम x की जगह पे क्या क्या डाल सकते हैं। चेक करने में हम 3 चीजें चेक करते हैं। क्या क्या बोलिए? हम कोई पॉजिटिव चीज डाल सकते हैं कि नहीं, नेगेटिव डाल सकते हैं कि नहीं, जीरो डाल सकते हैं कि नहीं। आप बताइए, रूट के अंदर क्या कोई पॉजिटिव चीज अलाउड है? एकदम अलाउड है। इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। क्या रूट के अंदर हम जीरो डाल सकते हैं? एकदम आंसर 0 आएगा। क्या रूट के अंदर हम लोग माइनस चीज, नेगेटिव क्वांटिटी डाल सकते हैं? हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं डाल सकते हैं? थोड़ा हाथ उठाना। तो रूट के अंदर हम कोई नेगेटिव चीज नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, तुम लोग ये कह रहे हो है? नहीं डाल सकते हैं।
रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी रियल नंबर नहीं होता है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे होते ना तो वो बताता है कि इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर का मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट, हमको बाबू रियलिटी से मतलब है। तो मान के चलिए कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव चीज नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? हम तो इसको अनडिफाइंड मान के चलेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ x जो होगा, अरे बोलो ना। अच्छा तुम ये बताओ, फिजिक्स में रूट मिलता है कि नहीं मिलता है? अब तुम बताओ कि तुमको ये सब भी नहीं पता है कि रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज डाल सकते हैं कि नहीं? तब नहीं, तो ऐसे बीच बीच में मत बोलिए ना। हैं? आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मानता हूं कि आप हम लोगों से ज्यादा हैंडसम हैं? तो वो दिखाना जरूरी है। बोलो बाबू, x क्या नहीं हो सकता है? कोई नेगेटिव नंबर, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स फ्रॉम क्या, 0 to ∞। ठीक है। और एक चीज अभी अभी हमने पता किया कि रूट का आंसर भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। रूट अंडर 4 सिर्फ कितना, 2। रूट अंडर 9 सिर्फ कितना, 3। आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब हुआ कि y भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो देखो, मिला जुला के हमको ना कॉन्सेप्ट जानना है। ये फंक्शन थोड़े तुमसे फिजिक्स में पूछने जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये जानना है कि ना ही रूट के अंदर हम कोई नेगेटिव चीज रखते हैं और ना ही रूट का आंसर कभी नेगेटिव होता है। यानी कि y विल ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम 0 to क्या, इनफाइनाइट। बोलिए, सही है? हाँ, मतलब इसका आंसर भी या तो 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक ये है y इज इक्वल टू 1/x। आप बताइए, क्या हम x की जगह कोई पॉजिटिव चीज रख सकते हैं? जैसे 1/10, ये सही है क्या? हम नीचे में कोई पॉजिटिव चीज रख सकते हैं? एकदम रख सकते हैं। आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट कितना, 1। क्या हम कोई नेगेटिव चीज रख सकते हैं? -10 रख सकते हैं? रख सकते हैं यार, आंसर आ जाएगा -0.1। सही है। x की जगह पे हम 0 रख सकते हैं। समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड। तो इनफाइनाइट अनडिफाइंड ही होता है। इनफाइनाइट का कोई डेफिनेशन, इनफाइनाइट वो चीज है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो अनडिफाइंड ही है। यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, ये क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने? मैं कहना चाह रहा हूं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर का मतलब हुआ सब नंबर ले सकते हो, फ्रॉम -इनफाइनाइट टू क्या, +इनफाइनाइट। बस उसमें से घटा लेना किसको, ये बता रहा है कि 0 को छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। तो अब बताइए y की जगह पे क्या क्या आ सकता है? अच्छा, y की जगह पे कोई पॉजिटिव नंबर आ सकता है क्या? आया ही है, देखो ना, ये पॉजिटिव नंबर ही ना है। y की जगह पे कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? हाँ, आप x की जगह कोई नेगेटिव चीज डालिएगा तो ऑब्वियसली y भी नेगेटिव रहेगा। y की जगह पे 0 आ सकता है क्या? y की जगह पे 0 आ सकता है क्या? आ सकता है। क्या डालोगे x की जगह पे है? 1। यू मीन कि हम यहाँ 1 डाल देंगे तो 1/1 0 हो जाएगा? बाबू रे, इस ग्रह पे ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं ना कि मेरा वीडियो मंगल ग्रह पे पहुंच गया है? स्पेसशिप नहीं ना उतारे हो इधर कहीं पीछे। 1/1 0 होता है। सुनिए, आप यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते हैं कि 1/ वो कुछ भी 0 हो जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कुछ डाल के बताइए, बोलिए। नहीं डाल सकते हैं? हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि y के रूप में भी हमको हर पॉजिटिव नंबर मिल सकता है, जा हर नेगेटिव नंबर मिल सकता है, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, तो 0। यानी y ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, 0। अच्छा, एक और बात बताऊं, अरे तुमको नहीं लग रहा है यार कि अगर इसको इधर कर दे तो x बराबर 1/y हो जाएगा? मैंने जैसी स्थिति इस इक्वेशन में x की है वैसे ही y की भी है। हे भगवान, तो जो पॉसिबल वैल्यूज x की होंगी वही पॉसिबल वैल्यूज y की भी होंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखिए वो सब लिखा होगा, है ना? देखिए फिजिक्स, हाँ हाँ बोलो।
बैठिए। अच्छा, अंग्रेजी में बताया कि हिंदी में? चल जाएगा ना? हिंदी समझ में आता है ना? ना तो मान लो कि हो सकता है कि तुमने इंग्लिश में पूछा है, मैं हिंदी में समझाने लगूं, तुमको लगेगा कि लगता है इनको अंग्रेजी आता नहीं है ना। ठीक है, सुनिए। देखिए, पहले तो हम लोगों को यहाँ कंफर्टेबल होना है कि नहीं? कोई फॉर्मेलिटी नहीं। तुमको मन करेगा तो भोजपुरी में भी अगर ज़्यादा नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगी। नहीं तो तुम लोगों को ऐसे हाथ पकड़ाओगे, सर पे तुम लोग चढ़ने वाले। ठीक है, देखिए, हम आसान भाषा में बोले तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी रियल जिंदगी में करते हैं। हो गया? अब क्या चाहिए? जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी रियल जिंदगी में करते हैं वो सब रियल नंबर्स हो गए। क्या हम नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते अपनी जिंदगी में? करते हैं। बोलिए, जैसे मान लीजिए कि हमने 1 लाख कहीं इन्वेस्ट किया। बोलो, कितना इन्वेस्ट किया? 5 गुना 0 होगा। 1 लाख इन्वेस्ट किया, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 नहीं हुआ। और मान लो हमको इसमें 20,000 का घाटा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? -20,000 लिख देंगे। बोलो जल्दी। तो 80,000 बचा हमारे पास। तो हम अपनी रियल जिंदगी में नेगेटिव नंबर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इवन जीरो का भी इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए टेस्ट दीजिएगा, आपका आएगा 0 नंबर, तो उसका भी इस्तेमाल तो हुआ ना, किसी को बताने के लिए कि आपकी औकात क्या है। आप टेस्ट दीजिएगा, माइनस में भी आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, ये जो चीज़ है -√4 जो है, ठीक है, इसका हम कभी अपने रियल जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ। अरे यार, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट को क्या हम लोग कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। हमको तो यहाँ कोई रियल नंबर ना रखना होगा। ठीक है, एक मिनट, अब ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं। समथिंग अपॉन 0 कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है। आप समझ रहे हैं? यानी अगर तुमको आंसर के रूप में 0 चाहिए, यहाँ इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। बोलिए ना। और इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमको पता है ही नहीं। कितना होता है इनफाइनाइट? तुम बता सकते हो? 1 करोड़ को इनफाइनाइट बोल सकते हैं, 1 अरब को इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो मिला जुला के हम कोई ऐसा नंबर नहीं रख सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनिए, हाँ, दिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू 3x प्लस कितना? 4। आपको याद होगा f(x) की जगह पे कुछ भी हो सकता है। कभी मन करेगा तो हम f(x) की जगह पे 3x प्लस 4 रख सकते हैं। f(x) की जगह पे sin x रख सकते हैं। तो ठीक है, 3x प्लस 4 है। और देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं कि f(1) कितना होगा। या बता पा रहे हैं? बोलो, तुम बोलो बाबू। 7 होगा। क्या किया होगा इसके लिए आपने? तो चूंकि यहाँ x की जगह 1 है ना, तो यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे। 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, दूसरे पार्ट में कहता है ये क्या बोल रहा है? f ऑफ 1। 2 बार f दे के 1 दिया हुआ है। क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? ये आप कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। पहले तो हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि बिना कलम कॉपी के आप लोग हवाबाजी काहे करते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? बताइए करके आंसर क्या आ रहा है। कुछ भी जो समझ में आ रहा हो ट्राई करो। हो गया? कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। कितने लोग का 25 आया है? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए, इधर देखिए। क्या है ना कि सबसे पहले हम जो सबसे अंदर है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने सबसे पहले हम एक f पकड़ेंगे। 75 को भी f क्यों ना दिया रहे,
हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? जो सबसे अंदर है उस वाले एफ को। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 हम पहले ही निकाल चुके। कितना है? तो क्या हम इस एफ ऑफ 1 की जगह पे 7 लिख दें? तो अगर इसकी जगह 7 लिख दोगे तो तुमको नहीं लग रहा ये एफ ऑफ 7 बन गया है? आप समझे ही नहीं, नहीं समझे? अरे सबसे पहले जो सबसे अंदर है कौन है? एफ ऑफ 1। एक एफ के साथ आप पकड़िए इसको, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बिल्कुल हम निकालते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितना है? 7 है। तो एफ ऑफ 1 को मिटा हुआ उसकी जगह 7 डाल दो रे, तो एफ ऑफ 7 ही ना आया। और क्या अब तुमसे एफ ऑफ 7 नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा? हम एक्स की जगह पे 7 डाल देंगे, हो गया। तो बताइए कितना आ रहा है? 3 इंटू 7 प्लस 4। ठीक है? अरे बोलिए, थोड़ा सा दिमाग को शार्प करना जरूरी है। रट रट के जो टैंकर फुल कर लिए हो, थोड़ा सा सोचना सीखना जरूरी है, कैसे हम सोचें। तो आंसर बताइए कितना आ रहा है? 7 तिरका 21 प्लस 4 कितना? तो ऐसा 25 हो जाएगा। बोलो बोलो। चलो ठीक है, देखते हैं ये कौन बताता है। ये कौन बताता है? एफ ऑफ 3x प्लस 4 आपको बताना है कितना होगा। आप लोग तो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे ही भगा दूंगा आपको, 10 दिन का भी मैं वेट नहीं करूंगा। हाँ, 9x प्लस 16। ये कितने लोगों का है? हाथ उठाइए ईमानदारी से। चलिए ठीक है, 9x। आप लोग पीछे, तुम ट्राई किए हो? हमको दिखाओ कहाँ ट्राई किए हो। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ठीक है बैठो। कुछ भी ट्राई किया? तुम्हारी कॉपी ही नहीं है तुम्हारे पास, हैं? कॉपी नहीं है? अच्छा, तुम बात करने आया था तो और हाल चाल सुनाओ तब। तुम बात करने आया था, हैं? कितना है बाबू? 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इतना आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। सुनिएगा एक मिनट। बात कुछ यूं है, सुनिए। बात कुछ यूं है कि जब हमको f ऑफ 1 निकालना था तो हमने क्या किया था? हाँ, समझना और एक बार में समझना, ठीक है? दोबारा मैं रिपीट भी नहीं करूंगा। f ऑफ 1 निकालना था तो क्या किया था? x की जगह पे 1 डाल दिया था। f ऑफ 7 निकालना था तो क्या किया था? x की जगह पे 7 डाल दिया था। f ऑफ हाथी निकालना है, क्या करेंगे? तो आंसर कितना होगा बताओ हमको? 3 हाथी इंटू क्या, सॉरी 3 हाथी प्लस, ये समझ में आया? तुमको f ऑफ इतना निकालना है, इसका मतलब x की जगह पे तुम, अरे इस टोकरी में जो कुछ भी होगा ना, इसको उठा के हम किसकी जगह पे डाल देंगे? x की जगह पे डाल देंगे। तो बताओ पहले से क्या है? 3 है। बोलो बाबू। और इस x की जगह पे इसको ना पुट करना है। अरे समझो ना, यही हाथी है, यही 3x प्लस 4 नाम का क्या है? हाथी है। आंसर 3 हाथी प्लस 4 आएगा। तो 3 और x की जगह पे हम पुट करेंगे 3x प्लस 4 को। अब प्लस 4 तो रहेगा ना? अरे यार 3x प्लस 4 में x की जगह पे 3x प्लस 4 रख देना है। अब आप बताइए, अंदर जाइएगा, ठीक है? तो 9x प्लस 12 प्लस 4 मिला जुला के कितना? 9 है। कितने लोगों का ये सही था? सही था। तुम्हारा समझ में क्या गड़बड़ था? उस बेचारी ने ये किया था कि यहाँ भी x रहने दिया था। x की जगह पे ही तो डालना है आपको, तो वो x कहाँ से रहेगा? क्लियर है? तो कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए, गलती करिए, तब ना आप सीखिएगा। बिना गलती के आप कैसे सीख सकते हैं? बिना गलती का अगर कुछ कर पा रहे हो का मतलब हुआ कि तुमको पहले से पता है। हाँ ठीक है, चलो बताओ अगला। ये इसमें से कुछ है जो दोबारा आपको समझना है?
आगे बढ़े, ठीक है। इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स का मतलब हुआ कि हम यहाँ x की जगह पे सब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो सब डाल सकते हैं। इवेलुएट f एट द इनपुट वैल्यूज क्या, 0, 2, x प्लस 2 एंड f ऑफ 2। आधे लोगों तो क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आया हाथ उठा के बताओ, आया है तुमको समझ में? हम बताओ। हाँ हाँ, मैंने ये लड़की कह रही है कि सर इनपुट की जगह पे क्या रखना है, यानी x की जगह पे 0 रखना है, क्योंकि इनपुट के रूप में x ही ना है। हे भगवान, यानी इस पहले वाले पार्ट में बैठिए, आपको f ऑफ क्या निकालना है, हो गया इनपुट की जगह 0 रखना है हमको। तो आंसर बताइए ना कितना होगा, 0 का स्क्वायर। दूसरे वाले पार्ट में आपको x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, रखिए 2, बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो खैर 0 होगा। तीसरे वाले पार्ट में आपको x की जगह क्या रखना है, हाँ यू हैव टू पुट x प्लस 2। अब क्या बताओ क्या होगा इसका आंसर? अरे तो हमको x की जगह पे रखना है, x की जगह पे रखना है। अरे क्या रखना है, हाँ ठीक है, तो x की जगह x प्लस 2 रखोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, बोलो ना, तो व्हाट विल यू गेट? मन करे तो छोड़ना दो, क्या दिक्कत है, मन करे तो तोड़ दो। एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4, प्लस कितना 4 है, इतना तो आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे आता है, ठीक है चलिए बढ़िया है। चौथा नंबर, हाँ वो उसका आंसर बताइए क्या होगा, वो अब मैं नहीं बताऊंगा, आप जब बोलिएगा मैं उधर लिख दूंगा, आराम से सोच के बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। साल भर का समय है, साल भर में इसका आंसर तो आ जाना चाहिए। आ गया है, कितना आया है बोलो? 16 आ रहा है क्या? कैसे आ रहा है, क्या बात कर, ये तुमसे एफ ऑफ 2 निकालने को बोल रहा है, एफ ऑफ 2 निकालने को बोल रहा है। अरे एफ ऑफ 2 ही ना निकालने को बोल रहा है, तो एफ ऑफ 2 तो हम निकालेंगे, 4 आंसर, तुम लोग हमको 16 बता रहा है? क्या? हाँ, एफ ऑफ 2 निकालने को नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स की जगह पे आपको एफ ऑफ 2 रखना है। ये इन, रुको जरा, एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, रुको ना यार तुम लोग, एक्स की जगह पे तुमको क्या रखना है, एफ ऑफ 2 रखना है, ठीक है। तो बाबू, तो एक्स की जगह पे एफ ऑफ 2 रखे, पता ना तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे पहली बार इनपुट वैल्यू 0 था तो यहाँ एक्स की जगह हमने 0 रखा था, अगली बार इनपुट वैल्यू 2 था तो 2 रखा था, x प्लस 2 था तो 2। अभी कह रहा है इनपुट वैल्यू f ऑफ 2 है, यानी इस x की जगह पे हमको रखना है f ऑफ 2, ये हाँ। अब f ऑफ 2 बताइए कितना है, 4 है, इसका मतलब एक्चुअली आपको f ऑफ 4 निकालना है, क्या बोलते हो? और f ऑफ 4 बता सकते हो तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर कितना, 16 हो जाएगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक है। नहीं देखिए, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी कुछ दिन के लिए, मैं इसको, अभी तो आपके पास टाइम है ना, यहाँ से जाने के बाद तो घर पे ही आपको टाइम गुजारना है, तो मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। एक अभी मैं लिख देता हूँ, टेलीग्राम पे एक चैनल है नीट स्टेशन करके, हमको लग रहा है 125 के करीब में अभी उसमें मेंबर होंगे, ठीक है। हाँ सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अगर तुमको दोबारा अगर ये रिवाइज करने का मन करे तो कर सकते हो, ठीक है। और 10 दिन में डिसाइड कर लेना कि ये जगह तुम्हारे लिए है कि नहीं, ठीक है। मैं भी डिसाइड कर लूँगा। ये आंसर कितना है इसका, 16 है, सही है। एक आदमी तो हमको लग रहा है अभी डिसाइड कर लिया, क्या जी? द वॉल्यूम V of a ball
बॉल का मतलब स्फेयर ना हुआ है। ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई फंक्शन वी आर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू। अरे बोलिए, वॉल्यूम रेडियस पे ही ना डिपेंड करता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ क्या, रेडियस। रेडियस, ठीक है, बहुत जोर से समझ में आया है लग रहा है। 4/3 पाई आर क्यूब हो गया ये, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप देखिए कि आप लोग 12th पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीजों में दिक्कत है। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर, कह रहा है कि रेडियस 3 मीटर है, वॉल्यूम बताइए कितना होगा। तो फालतू सवाल ना है ये, एक्चुअली तुमसे पूछ रहा है कि आर की जगह पे अगर हम 3 मीटर रख दे तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। तो 4/3 पाई आर की जगह कितना, 3 मीटर, उसका क्यूब कर लोगे। हाँ बहुत बढ़िया, ये 3 का क्यूब होता है 27। हाँ, दिस विल बिकम 27 मीटर क्यूब, और 3 को 27 से काटेंगे 9, 9 चौका 36, 36 पाई, और आंसर आपका आएगा मीटर क्यूब। अरे हो जाएगा ना, आर की जगह पे बस रख देना था हमको कितना, 3 मीटर, ठीक है, सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन मेरे ख्याल से होगा ये, ठीक है। अरे आखिरी ही ना है, हाँ ठीक है, इसको करेंगे हम लोग, लेकिन मैं चाहता हूं कि एकदम आप ही शुरुआत करिए, मैं इसमें से एक भी नहीं बताऊंगा। यहाँ 2 डिफरेंट फंक्शंस है बच्चों, एक है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर, और एक है जी एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन है। आपको बताना है एफ ऑफ जीरो कितना है, जी ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना होगा, ये सब बताना है। हो गया, अच्छा सारा हो गया क्या, वाह। अभी आप कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी हाथ उठा दीजिए, मैं रुक जाता हूँ फिर, ठीक ठीक, आराम से करिए, कोशिश करिए, गलती सही तो देखा जाएगा आगे, हमको कोशिश करने वाला लोग चाहिए। ठीक है, बोलो, ट्राई कर रहे हो, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, तुम कर रहे हो,
अब हो गया, अब देख लें। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है बताइए, एफ ऑफ जीरो। तो हम किसकी शरण में जाएंगे, ऊपर वाले फंक्शन के नीचे वाले फंक्शन। जाहिर सी बात है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। क्या किया जाए, एक्स की जगह पे जीरो रखा हुआ है तो इस एक्स की जगह पे भी जीरो रखना होगा। ये जीरो का स्क्वायर का मतलब कितना, जीरो। बताइए दूसरा बोलिए, जी ऑफ जीरो। तो जी ऑफ जीरो हमको यहाँ से ना मिलेगा, ये है साइन। अब इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री 0 ही होता है, इतना तो पता होना चाहिए। तीसरा बताइए, तीसरा बताइए। अच्छा एफ ऑफ एक्स ना जी। अच्छा सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला है उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हा जीरो लिखेंगे, हम जीरो लिखेंगे। ऐसे मत करो ना, तो 720 की जगह 715 आ जाएगा। हाँ, ये एफ ऑफ एक्स है ना कि एफ ऑफ जीरो है जा। तो एफ ऑफ एक्स यानी एफ एक्स की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर ना है, तो आपको इसकी जगह पे लिखना होगा क्या, एक्स स्क्वायर। सही है, एक्स स्क्वायर। यानी आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, बोलिए ना। तो एफ ऑफ समथिंग के लिए हम इसी की शरण में जाएंगे। अब आप बताइए, यहाँ अगर हाथी होता तो ये हाथी का स्क्वायर हो जाता, यहाँ 10 होता तो 10 का, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। अरे तुम समझो ना, ये हाथी है तो हाथी का स्क्वायर हो गया, मिला जुला के ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर 4। तो ये आप लोग आ गया था, ये किसका गड़बड़ हो गया था, ये ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, क्या कर दिया था आपने। अच्छा तुम यहाँ जीरो रख के एकदम निश्चिंत हो गए थे कहानी खत्म किया जाए, तुम्हारा क्या गड़बड़ था, हैं जीरो रख दी थी। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आया ना। गलतियां करने से तो जीवन में कभी मत डरिएगा, गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। हाँ, अगला बताइए, जी ऑफ, तब तो इस सब में भी तुम जीरो ही डाले होगे, लेकिन बताइए जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है, तो हम लिखेंगे जी ऑफ क्या, साइन एक्स। वेरी गुड। यानी कि जी ऑफ समथिंग के लिए हम इससे पूछेंगे, तो जी ऑफ हाथी होता तो यहाँ साइन एक्स की जगह हाथी लिख देते, लेकिन जी ऑफ इतना है तो इस एक्स की जगह पे इतना लिखा जाएगा, और इतना लिखा जाएगा तो दिस विल बिकम साइन ये पता नहीं, ये तो नहीं समझ में आया होगा। तुम करना क्या है, इस एक्स की जगह पे इस टोकरी में जो कुछ भी है उसको लिखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री होता तो इस एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, 30 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री होता तो 60 डिग्री, लेकिन साइन एक्स ही दे दिया है तो इस एक्स की जगह पे हम लोग साइन एक्स लिख दें। तो पहले से एक साइन था, एक्स की जगह साइन है, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका। तो ये साइन स्क्वायर एक्स तक कितने लोगों ने लाया है, यहाँ तक कितने लोगों का आता है, जल्दी उठाइए। अच्छा 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 अच्छा, साइन एक्स स्क्वायर तुम कर दिया। अच्छा अच्छा, मतलब साइन एक्स स्क्वायर तुम ऐसा कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कितने लोग कह रहे हैं कि सर कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मतलब कुछ समझाना चाह रहे हैं अगर मुझको। चलो तुम अब की बार बताएगा। हाँ हाँ, तुम ही बताओ। अच्छा, ये तुम कहना चाह रहे हो कि ये गुना नहीं होता है, मतलब साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर नहीं होगा। सुनिए एक मिनट रुकिए, एकदम बैठ जाओ। हाँ, एकदम सही बात कह रहा है ये। तुमको क्या लगता है, ये जो साइन एक्स लिखा होता है, ये एक्स और साइन आपस में मल्टीप्लाइड है क्या, आज तक कभी इसको साइन इंटू एक्स पढ़े हो, ये गुना में है। अगर गुना में होता तो ऊपर होता साइन एक्स और नीचे होता कॉस से, हम एक्स एक्स काट देते हैं। किए हो आज तक जिंदगी में कभी ऐसा किए हो, क्योंकि हम ये बात हालांकि मतलब सामने से नहीं जानते थे, अंदर अंदर जानते थे कि कटता तो, लेकिन अगर ये a इंटू बी रहे और c इंटू बी रहे तब तो कट जाएगा ना। कहीं कट जाएगा, क्योंकि a और b गुना में है, ये c और b भी गुना में है। आप समझ रहे हैं, तो ये नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा नहीं करेंगे कभी जीवन में कि साइन इंटू साइन एक्स नहीं पढ़ेंगे, ये बस साइन एक्स है, यानी इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, बस यही फाइनल आंसर होगा। हे भगवान, चलो ठीक है, अगला अगला जल्दी करते हैं, समय ज्यादा हो रहा है। पांचवा, एफ ऑफ क्या,
जी ऑफ एक्स। चलिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताइए। तो सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स है, तो एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। क्या बोलते हो? अरे एफ ऑफ क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ अब बताइए, हम तब इसे ना पूछेंगे। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा? तो यहां अगर साइन एक्स है तो इस एक्स की जगह पे भी साइन एक्स रखना होगा। तो एक्स की जगह पे तुम साइन एक्स रख दो और उसका कर लो स्क्वायर। अब तुम बताओ, इस ब्रैकेट को मुझको हटाना है तो वो अंदर जाएगा। मैं 4 ऑप्शंस आपको देता हूँ। साइन एक्स का होल स्क्वायर है, 4 ऑप्शन देखिए मैं आपको देता हूँ। आप बताइए ये अंदर जाएगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बताइए साइन स्क्वायर एक्स, और बताइए साइन एक्स स्क्वायर, और बताइए एस स्क्वायर आई स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या होगा बोलिए? कौन सा होना चाहिए? क्या बोलते हो तुम? कितने लोग कहते हैं कि सर ऊपर वाला होगा? स्क्वायर अंदर जाएगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा ये नहीं होगा। कितने लोग कहते हैं सेकंड वाला होगा? ये आप लोग कह रहे हैं। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं ये वाला होगा कि सर जाएगा तो बगले में चला जाएगा। हाँ वो काहे के लिए उतना दूर फांदने जाएगा? उसके पास पैर है सर कि कूद के जाएगा उधर, बगले में रह जाएगा। ये कितने लोग कहते हैं? तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो तुम लोग डॉक्टर बनोगे तो खाली आई एम सॉरी बोलोगे हैं? हम कुछ नहीं कह सकते आई एम सॉरी। अरे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना कि जान बचेगा कि जाएगा। क्या है तुम लोग डॉक्टर बनेगा रे? अरे कुछ तो बोलो यार, अंदर से कुछ तो आवाज आ रहा होगा ना। ना तो एक काम करो ना, उंगली को कर देख लो किसमें फिर देख लो किसमें ज्यादा निशान पड़ा है, उसके हिसाब से बता दो। आप लोग ऑडियंस समझ रहे हैं क्या अपने आप को कि 4-5 आदमी हैं, सर परफॉर्म करेगा, हम लोग पीछे से ताली बजाएंगे हैं? तो ताली बजाने से बस एक ही जगह फायदा होता है, बस में या ट्रेन में, है कि नहीं? तो चलिए ठीक है। और कितने लोग कह रहे हैं ये होगा? ये तो बकवास लग रहा होगा आपको इसलिए बकवास लग रहा होगा क्योंकि आप जानते हैं कि एस आई एन अलग अलग नहीं हो, तो एक ही जगह ना है। ठीक है, तो मैं इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है साइन स्क्वायर एक्स। सुनिएगा, ये चीज आप सोच सकते हैं कि सर ये अंदर गया तो दोनों के ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने तो बचपन में पढ़ा है ए बी का होल स्क्वायर अगर रहे तो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है? अरे बोलो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो सर यहाँ भी तो होना चाहिए, साइन भले अलग है और एक्स अलग है तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ इसलिए ऐसा होता था क्योंकि ये ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेशन में होता था। यहाँ साइन और एक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो ये अंदर जाएगा ना, तो ये वाला रूल तो फॉलो नहीं करेगा, वो कहीं एक ही जगह जाएगा। और वो जगह कौन सी होती है? साइन स्क्वायर एक्स। और ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ही होता है साइन एक्स का क्या? होल स्क्वायर। ये मतलब ही यही होता है। क्लियर है? अब बोलो। वैसे ही अगर कोई बोलेगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। कोई बोलेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? दैट तेरे की चल गया। वो 2 log x तब होगा जब ये स्क्वायर खाली इस x के ऊपर है। ठीक है, हाँ। तो बाबू अगर कोई बोलेगा log x का होल स्क्वायर तो ये क्या होगा? log स्क्वायर x होगा। ऐसा होता है। फंक्शन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ एक फंक्शन को ही ना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे केस में स्क्वायर जाएगा तो इन फंक्शंस के ऊपर जाता है। ठीक है, चलिए सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? साइन स्क्वायर है। हम इसको लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा साइन स्क्वायर है। 1 मिनट में बताता हूँ, रुकिए, पहले इसको मिटाएं। हाँ बोलिए। हाँ ए बाबू, वो किसी एक पे जाएगा तो वो एक्स पे क्यों नहीं जा रहा, ये तुम बोलना चाह रहा है? तो सुनो मैं बता देता हूँ। ये अगर लिखा हुआ है कहीं साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कहीं लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, सही है? अब बोलो। तो अगर यहाँ हमको ब्रैकेट देने का मन है ना तो हम ऐसे लिखेंगे साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ये रहा है। और इसका मतलब हुआ कि ये हो गया साइन 30 का स्क्वायर कितना होता है?
तो ये 900, तो साइन 900 डिग्री लिखा हुआ है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब ये लिखा हुआ है 1/4। 1 बाई कितना? 4। लेकिन इसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा साइन 900 डिग्री कितना होता है। अंतर है कि नहीं? तो अगर स्क्वायर अगर एक्स के ऊपर चला गया ना, तो ये स्क्वायर सिर्फ एक्स ही के ऊपर माना जाएगा। लेकिन स्क्वायर अगर इसके ऊपर गया तो ये स्क्वायर पूरे के पूरे साइन एक्स के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मेरे ख्याल से एक और बचा है क्या? अच्छा ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, बोलिए। छठा नंबर है g ऑफ f ऑफ x। सबसे अंदर क्या है? fx है। तो fx की वैल्यू कितनी है? यानी इस fx की जगह पे हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर। और g ऑफ x स्क्वायर के लिए हम लोग इससे ना पूछेंगे। तो अगर ये g ऑफ हाथी होता तो हम साइन हाथी लिख देते। क्या बोलते हो? लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो बस x की जगह पे x स्क्वायर रखेंगे। तो ये बन जाएगा साइन और उस x की जगह पे x स्क्वायर। अभी तुमको अंतर समझ में आया कि इसमें और इसमें कुछ अंतर है? यहाँ स्क्वायर किसके ऊपर है? पूरे के पूरे साइन एक्स के ऊपर है। और यहाँ स्क्वायर किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर है। अंतर तो है। कोई डाउट इसमें? ठीक है।